अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस को डीपली एनालाइज करेंगे। हमें बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलते हैं। अमेरिकन कहते हैं ये एक दहशतगर्द थी, ये अलकायदा के साथ मुंसलिक थी, जबकि मुसलमान और पाकिस्तानी जो कि ज्यादा मेजोरिटी के अंदर हैं वो ये कहते हैं ये बिल्कुल इनोसेंट थे। इनको बिला वजह 86 साल की सजा दी जाती है और बिना किसी वजह के ही इनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो एग्जैक्टली ये केस है क्या, इसमें हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को समझेंगे दोस्तों। हम अमेरिकन के पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को डीपली एनालाइज करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस केस को लेकर, वो कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि ये वाकई दहशतगर्द हैं, और जो मुसलमान है या पाकिस्तानी है, हमारी गवर्नमेंट है, वो इसको कैसे डिफेंड करती है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को हम ना डीपली एनालाइज कर लेंगे पहले, और फैसला एंड में करेंगे, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। Dr. Afia Siddiqui is a Pakistani neurologist who studied and briefly returned to Pakistan following the 9/11 attack. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची के अंदर पैदा होती है। जिस खानदान के अंदर पैदा होती है ना, उनका इस्लाम और साइंस दोनों पर बड़ा पुख्ता यकीन होता है। और इनके वालिद जो होते हैं डॉक्टर साले सिद्दीकी, वो एक डॉक्टर होते हैं और वो भी बाहर से पढ़ के आए होते हैं। और इनके वालदा असमत फरूकी इस्लामिक टीचर होती हैं, सोशल वर्कर होती हैं, और उन्होंने इस्लामी मुत्तहिदा तंजीम की बुनियाद भी रखी होती है, और वो पार्लियामेंटेरियन के तौर पर भी इस मुल्क की खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इस्लाम को लेकर इनके जज्बे को देखते हुए जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें ज़कात कौंसिल में मुकर्रर कर दिया था दोस्तों। देखें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी होती हैं। जो इनके बड़े भाई होते हैं वो ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर पढ़ते हैं और आर्किटेक्चर के बारे में वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं। और इनकी बहन जो होती है फौजिया सिद्दीकी, जिनको अक्सर आजकल ना हम खबरों में भी देखते हैं, टीवी में भी वो चल रही होती हैं, और वो आफिया सिद्दीकी के केस को डिफेंड करती भी दिखाई देती हैं। और वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है दोस्तों, वो हार्वर्ड ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। आफिया सिद्दीकी 1990 के अंदर चली जाती हैं स्टडी वीजा पे अपने भाई के पास। 3 सेमेस्टर तक तो वो अपने भाई के साथ ही पढ़ती हैं, और 3 सेमेस्टर के बाद वो MIT के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। MIT के अंदर वो पढ़ाई अपनी चालू कर देती हैं। 1992 में एज ए सोफोमर, यानी कि अपनी डिग्री के शुरुआत में अगले ही साल, वो बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल करती हैं MIT के अंदर। सबसे पहले तो वो एक डीप रिसर्च करती हैं कि इस्लामाइजेशन और इसके औरतों पे इफेक्ट पे, कि इस्लाम का औरतों पे कैसे इफेक्ट पड़ता है पाकिस्तान के अंदर, ये रिसर्च करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आकर ये बहुत से मौलवियों से मिलती हैं, जिनमें तकी उस्मानी भी शामिल है, और इसके लिए इनको कैरोल एल विल्सन अवार्ड मिलता है दोस्तों, $5000। इसके अलावा वो $1200 का सिटी डेज फेलोशिप का अवार्ड भी जीतते हैं। इसमें होता यह है कि MIT की तरफ से एक पब्लिक सर्विस प्रोग्राम होता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हिस्सा लेते हैं अवामी मसाइल के अंदर। वो देखते हैं कि अवाम के अंदर क्या चल रहा है, वो उनमें हिस्सा लेते हैं। उसमें जो सबसे अच्छा काम करता है ना, उसको ये अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। तो आफिया सिद्दीकी कैम्ब्रिज एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स को साइंस की तालीम से रोशनास करवाती हैं। जो स्कूल के टीचर्स को, कैम्ब्रिज एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स को वो पढ़ाती हैं, तो वो कोई एम वाले स्टूडेंट्स तो नहीं होंगे ना दोस्तों। ये चीजें अब हमें वीडियो में आगे काम आने वाली हैं। चलें तो आगे बढ़ते हैं। देखें, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जेनेटिक्स के अंदर ग्रेजुएशन करती हैं और न्यूरो साइंस के अंदर PhD करती हैं। तो भाई एक बहुत बड़ी अफवाह घूमती फिरती है। एक बंदे ने तो वीडियो बना रखी थी और ना बहुत इसको हाईलाइट कर रखा था कि इन्होंने एक बायोलॉजिकल बॉम्ब बनाया है, एक ऐसा बॉम्ब बनाया जिससे अमेरिका बहुत खतरे में है, और उन्होंने इसलिए इसको कैद करके रखा हुआ है। तो भाई इनकी तो तालीम आप लोगों के सामने है जेनेटिक्स के अंदर, जिसमें विरासत के बारे में पढ़ा जाता है, और जो न्यूरो साइंस है इसमें बच्चों के दिमागी हालत कैसे, ये इनके दिमाग कैसे ग्रो करता है, इनके दिमाग के फंक्शन, इस चीज के बारे में ये रिसर्च होती है। सिंपल दोस्तों, लेकिन इन डिग्रियों का केमिकल बॉम्ब के साथ कोई लिंक नहीं बनता। इसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कुरान को हिफ्ज भी कर रखा होता है। जस्ट हिफ्ज नहीं कर रखा होता दोस्तों, उन्होंने तर्जमा और तफसीर दोनों को अच्छी तरीके से समझ रखा होता है। वो तर्जमे को भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, तफसीर को भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, और उसका असर दिखता है जब 1993 के बाद पूरी दुनिया में जहां पर भी मुसलमानों पर जुल्म होता है दोस्तों, जहां पर भी जुल्म होता, आफिया सिद्दीकी आवाज उठाती। देखिए, अफगानिस्तान और बोस्निया के अंदर तो बहुत जुल्म चल रहा होता है। जो बोस्निया के अंदर तो जो हमला ख्वातीन होती है ना दोस्तों, उनको कत्ल किया जाता है। आफिया सिद्दीकी जब उनकी वीडियोस देखती है ना, ग्राफिक वीडियोस, उनको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं ऐसे आप मुसलमानों को कैसे कत्ल कर सकते हो। उसके लिए वो आवाज उठाती हैं। वो वहां की लोकल मसाजिद के अंदर तकारीर करती हैं, फंड्स इकट्ठे करती हैं। उसके अलावा वो उनको ईमेल्स लिखती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती। तो इस चीज को देखते हुए वो उनकी नजर में आने लगती हैं अमेरिकन की। वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े भी होती हैं दोस्तों। वो तकरीबन जिन भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी होती है ना, बाद में उनको बंद कर दिया जाता है, ये कहकर कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ना अलकायदा के साथ लिंक करती है। इन सबको अलकायदा के साथ जोड़ दिया जाता है। देखिए, 1998 के अंदर अमेरिकन सफारत खाना जो अफ्रीका के अंदर था, उस पर हमला होता है।
उसकी जो जिम्मेदारी कबूल करते हैं वो भी उनका लिंक जो होता है वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है, मर्सी इंटरनेशनल रिलीफ एजेंसी। तो वो उन सबको तो बंद कर दिया जाता है खैर अलकायदा के साथ लिंक करके। इसके अलावा वो अल किफा रेफ्यूजी सेंटर के लिए भी बहुत ज्यादा काम करती हैं दोस्तों। इस रेफ्यूजी सेंटर के अंदर ऐसे लोग मुंसलिक होते हैं जो बहुत से अटैक्स के अंदर शामिल होते हैं, इनमें रमजी यूसुफ का नाम आता है जो 1993 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है ना, जो बम्बारमेंट होती है, उसके जो मास्टरमाइंड होते हैं वो रमजी यूसुफ होते हैं। उनका लिंक भी अल किफा रेफ्यूजी सेंटर के साथ जोड़ दिया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा अल्ट्रा नेशनलिस्ट यहूदी मीर कहाने का कत्ल जिन मुसलमानों ने किया होता है ना दोस्तों, उसका लिंक भी इस रेफ्यूजी सेंटर के साथ जुड़ता है। देखें, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन दो नंबर नहीं है कि हम कह दें कि ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें चंद बंदे भी अगर शामिल हों, अगर उनके मुताबिक अगर हों भी सही, तो वो सारी की सारी ही दहशतगर्द होंगे। वो उसमें अगर हम आफिया सिद्दीकी जी की जगह होते या आप होते या मैं होता, तो मैं भी मुसलमानों की थोड़ी बहुत हेल्प करता जितनी कर सकता। तो आफिया सिद्दीकी थोड़ी सी ज्यादा हेल्प करती हैं क्योंकि उनके अंदर फन होता है, बोलने का फन होता है, नॉलेज होता है, उनको अल्लाह ने दिमाग ज्यादा दे रखा हो तो वो ज्यादा बोलती हैं दोस्तों। तो अभी तक इन पर कोई एलिगेशन वगैरह नहीं लगे। देखें दोस्तों, इस्लाम के लिए इनके काम को देखते हुए डिबोरा स्ट्रोगिन्स एक बहुत बड़ी एनालिस्ट होती हैं, जर्नलिस्ट होती हैं। वो ये कहती हैं कि आफिया सिद्दीकी को एक तजवीज़ पेश करती हैं। आफिया सिद्दीकी को वो कहती हैं कि अगर आप ऐसे ही इस्लाम के लिए या इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करती रही ना, तो बहुत जल्द दहशतगर्दों के साथ मिल जाओगी, उनके साथ काम करोगी। लेकिन 1995 के अंदर इनका निकाह होता है, इनकी वालदा अरेंज मैरिज करवाती हैं दोस्तों। और जो इनके हस्बैंड का नाम होता है वो अमजद खान होता है और फोन पर इनका निकाह कर दिया जाता है दोस्तों। चंद माह के बाद अमजद खान चले जाते हैं अमेरिका, उनके साथ रहते हैं। तो अमजद खान क्लेम करते हैं कि आफिया सिद्दीकी जो होती है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल की मुस्लिम होती हैं। वो मुझे कहती हैं कि तुम भी ना बोस्निया चलो, जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हमें वहाँ चलना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो ना जो अमजद खान होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं तो नहीं कर रहा, मैं इतना लेवल का एक्सट्रीम लेवल का मुस्लिम नहीं हूँ, मैं जस्ट अमन पसंद हूँ, मैं ये नहीं कर रहा। तो इस चीज़ को देखते हुए वो कहते हैं कि हमारे अंदर झगड़ा होता है। और जो आफिया सिद्दीकी होती हैं वो पंच मारती हैं इसके सीने पर और कहती हैं मुझे तलाक चाहिए। और जो अमजद खान होते हैं वो भी गुस्से में आकर बच्चे की दूध की बोतल वो मारते हैं, वो आफिया सिद्दीकी के होंठों पर लगती है और उनको टांके भी लगते हैं, इमरजेंसी पर जाना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर। तो खैर बाद में इनकी सुलह हो जाती है। 1996 के अंदर इनका पहला बेटा होता है जिसका नाम अहमद होता है और 1998 के अंदर इनकी बेटी मरियम पैदा होती है दोस्तों। उसके बाद वहां पर ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर भी बनाती हैं जहां पर ये इस्लाम और साइंस दोनों को एक तरीके के साथ पढ़ना चाहती हैं और पढ़ाना चाहती हैं। दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं कि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर वो सब साइंस के उलूम हैं। तो वो ऐसा करना चाहती है कि साइंस और इस्लाम दोनों को इकट्ठा करके आप लोगों को पेश कर दें, आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर दें। देखें 2001 के अंदर 9/11 का इंसिडेंट होता है और पूरे दुनिया के मुसलमान जो होते हैं इससे मुतासर होते हैं। आप लोगों को भी पता है, इस पर शाहरुख एक मूवी भी बना चुके हैं, माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। इस चीज़ के ऊपर एक मूवी भी बना चुके हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान मुतासर होते हैं, खासतौर पर अमेरिका में। अमेरिका के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाता है और लोकल मसाजिद के अंदर तोड़ फोड़ करी जाती है, दीनी मराकज़ को तोड़ा फोड़ा जाता है दोस्तों। ऐसा कुछ चल रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों 2002 मई 2002 के अंदर जो इन पर इल्ज़ाम लगता है FBI की तरफ से, वो ये है कि $10,000 की शॉपिंग करती हैं ऑनलाइन और अमजद खान और ये दोनों मिलकर करते हैं दोस्तों $10,000 की, जिसके अंदर बॉम्ब बनाने के तरीके, बॉम्ब कैसे, हथियार कैसे लोड किए जाते हैं, हथियार कैसे चलाए जाते हैं, ऐसी तकरीबन 50 से ज़्यादा बुक्स खरीदती हैं दोस्तों। और FBI आ जाती है इस चीज़ को देखते हुए, कहते हैं कि आप लोगों ने ये कैसे खरीदे और क्यों खरीदे, इसकी कोई वजूहात बताएं हमें। तो वो बताते हैं कि हमें हंटिंग का शौक होता है, हम हंटिंग भी करते हैं, उसके अलावा हम कैंप्स वगैरह लगाते हैं, कैंपिंग करते हैं, तो इसलिए हमने खरीदा है। तो इस चीज़ को देखते हुए वो खैर छोड़ देते हैं। तो आखिर वो रेड लिस्ट में आ जाते हैं, आफिया सिद्दीकी और इसके हस्बैंड रेड लिस्ट में तो आ जाते हैं ना उनके। 9/11 का इंसिडेंट तो हुआ पड़ा होता है दोस्तों। ये सिर्फ इल्ज़ाम, अभी तक इल्ज़ाम है, ये प्रूफ नहीं हो रहे। हम जब दूसरी साइड की बात करेंगे ना, जब पाकिस्तानियों का मौक़िफ़ बयान करेंगे, तो हम इन सारी चीज़ों का जवाब देंगे। तो ये खैर अभी तक FBI का इल्ज़ाम है, FBI इन्वेस्टिगेट करके चली जाती है और ये भी पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। और ये आते ही, जैसे ही पाकिस्तान आते हैं ना दोस्तों, तो तकरीबन इनका तीसरा बेटा सुलेमान की पैदाइश होने में अभी 2 हफ्ते पड़े होते हैं और इनकी तलाक हो जाती है। देखिए चंद माह के बाद इन पर एक और बड़ा इल्ज़ाम लगता है जो एक ये अजीब तशवीशनाक काम करती हैं। वो ये है दोस्तों कि वो अपने तीनों बच्चे अपनी वालदा के पास छोड़ते हैं और फिर अमेरिका जाती हैं जॉब ढूंढने के लिए। जस्ट उनका जाने का मकसद ये होता है कि वहाँ पर जॉब्स पर अप्लाई करें और वहाँ पर वो जॉब्स करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर वो एक अजीब काम कर देती हैं दोस्तों।
वो माजिद खान नामी शाह नाम से ना वो पोस्ट बॉक्स खोलती हैं। तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि माजिद खान कौन थे। ये बाल्टीमोर के अंदर जो पेट्रोल पंप्स को उड़ाने का जिसने प्लान बनाया होता है, जो बाद में पकड़े जाते हैं, ये वो दहशतगर्द होते हैं। ये अलकायदा के बेसिकली अलकायदा के एक दहशतगर्द होते हैं, अलकायदा के लिए काम करते हैं दोस्तों। तो बाद में पकड़े भी जाते हैं। ये उनके नाम का पोस्ट बॉक्स खोलती हैं। तो बहुत शक वाली बात ना हुई दोस्तों। अगर हम भी सोचें इसके ऊपर देखें आफिया सिद्दीकी के काम के लिए, तो कोई ऐसे थोड़ी खोल देता है माजिद खान के नाम से। खैर वो वापस आ जाती हैं 10 दिन के बाद, फिर से दोबारा पाकिस्तान में आती हैं और जन्म माह के बाद वो इन सब से भी शक वाला काम करती हैं दोस्तों। जो सबसे बड़ा इल्जाम है ना दोस्तों, वो अम्मार अल बलूची से दूसरा निकाह करती हैं। अम्मार अल बलूची कौन है? वो खालिद शेख मोहम्मद का भतीजा दोस्तों। खालिद शेख मोहम्मद अब कौन है? खालिद शेख मोहम्मद दोस्तों 9/11 इंसिडेंट जो होता है, 9/11 इंसिडेंट का मास्टरमाइंड, जिसने पूरा ये ऑपरेट किया होता है, ये सिस्टम पूरा ये अटैक किया होता है, वो उसका जो मास्टरमाइंड होता है वो खालिद शेख मोहम्मद होता है। और वो उनके भतीजे से शादी करती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर सोचें दोस्तों, अगर देखें तो ये तो 100% तो दहशतगर्द साबित होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं हूँ दोस्तों, मैं जाऊं और मैं किसी भी दहशतगर्द से शादी कर लूं, मुझे पता भी है इनका बैकग्राउंड का क्या है, ये कहाँ से कनेक्शन है इनके पीछे, तो मैं तो नहीं करूंगा ना दोस्तों। जो भी नॉर्मल जेन का होगा या जो दहशतगर्दी से दूर रहना चाहता होगा, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो किया ना इल्जाम दोस्तों, ये सबसे बड़ा इल्जाम है। बाद में जो इनकी शादी को लेकर जो कंट्रोवर्सी होती है, जो इनके घर वाले होते हैं, आफिया के घर वाले, वो तो कहते हैं भाई इनकी कोई शादी नहीं हुई, हम नहीं मानते इस चीज को। जो FBI, CIA और जो अमेरिकन अदारे हैं वो सब तस्दीक करते हैं कि वाकई इनकी शादी होती है दोस्तों। ये सबसे बड़ा इल्जाम है इनका। इससे कुछ अर्सा के बाद खालिद शेख मोहम्मद जो 9/11 के मास्टरमाइंड होते हैं वो पकड़े जाते हैं। और जब वो पकड़े जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन उनसे जब होती है, तो वो आफिया सिद्दीकी का नाम ले देते हैं कि ये इसने हमारे लिए एज ए फिनेंसर और कुरियर का काम किया, यानी कि हमारे लिए इसने फंड्स इकट्ठे किए और हमारे लिए इसने ना रास्ते बनाए। लेकिन जैसे ही वो आफिया सिद्दीकी का नाम लेते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हाई अलर्ट जारी हो जाता है आफिया सिद्दीकी और अमजद खान के लिए। तहकीकात के लिए FBI पाकिस्तान आती है और अमजद खान से मुलाकात करते हैं वो। तो दोस्तों जब मुलाकात होती है, इनकी बातचीत होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसके बाद वो इसको छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं और आफिया सिद्दीकी वो गायब हो जाती हैं। वो इस पूरे केस की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है ना दोस्तों, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री वो यही है कि आफिया सिद्दीकी कहाँ गई। लेकिन 2003 में वो अपने 3 बच्चों के साथ गाड़ी में निकलती हैं कराची से इस्लामाबाद के लिए, तो वो रास्ते से गायब हो जाती हैं। तो इसके आगे 2 कहानियां निकलती हैं दोस्तों। वो 2003 से 2008 तक ना वो गायब रहती हैं पुरस्रार तौर पर। उनका कोई पता नहीं रहता भाई वो कहाँ पर हैं कहाँ पर नहीं, ये पता ही नहीं चल पाता। तो इस पर ना सबूत मिलते हैं। जो अमेरिकन कहते हैं ये कहाँ होती हैं? अमेरिकन कहते हैं कि ये उसामा बिन लादेन के साथ मिलकर ना फ्यूचर अटैक्स की प्लानिंग कर रही होती हैं, जो उनके मुताबिक दोस्तों। और जो पाकिस्तानी हैं, जो आफिया सिद्दीकी के घर वाले हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये बगराम जेल के अंदर होती हैं, जो अफगानिस्तान के अंदर होते हैं। वो अमेरिकन के अंडर वो जेल होती है, तो वहां पर होती हैं जो पाकिस्तानी कहते हैं। हमारे अक्सर ज्यादातर लोगों का यही यकीन है दोस्तों। तो दोनों साइडों के प्रूफ भी मिलते हैं। देखिए मई 2004 में मेजर जनरल जॉन एशक्रॉफ्ट एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके अंदर जो अलकायदा के 7 सबसे बड़े फरारी लोग होते हैं ना, उनकी लिस्ट में आफिया सिद्दीकी का नाम डाल देते हैं। जैसे उनका लिस्ट के अंदर नाम आता है, तो अलकायदा मोम के नाम से जाननी जाने लगती हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि ये अपना नॉलेज, अपना इल्म है ना, जो ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। और हर एक हेडलाइंस, हर एक न्यूज के ऊपर, हर एक हेडलाइंस, हर एक न्यूज के ऊपर आफिया सिद्दीकी का नाम आ जाता है। ये अलकायदा मोम है, इसने अलकायदा को बेसिकली चलाई ये रही है। इस तरीके की पूरी प्रमोशन की जाती है हर एक न्यूज चैनल के ऊपर। सबसे फ्रंट जो पेज होता है अखबार का, सुर्खी वहां पर आफिया सिद्दीकी अलकायदा मोम, ये दोस्तों छपती है। देखें ये मिस्ट्री तो चल रही होती है कि आफिया सिद्दीकी बगराम जेल के अंदर होती हैं या वो उसामा बिन लादेन के साथ फिर रही होती हैं, घूमती फिर रही होती हैं। तो दोनों साइडों के अब हम प्रूफ देखते हैं, उसके बाद आप लोग फैसला करेंगे कि कौन सच्चा। दोनों साइडों के हमने प्रूफ देखने, हम यकीन से तो कह नहीं सकते दोस्तों। देखें एक बहुत बड़े सहाफी हैं डकलन वोल्श, वो अपनी ईमानदारी की वजह से ही जाने जाते हैं। वो आते हैं पाकिस्तान के अंदर, आते हैं, वो फौजिया सिद्दीकी से भी मुलाकात करते हैं और वो उसके अलावा वो अमजद खान से मुलाकात करते हैं। अमजद खान बहुत से इंकशाफात करते हैं। जो पहले वाली ओल्ड स्टोरी जो कहते हैं कि ये इसने मुझे कहा कि तुम बोस्निया चलो, वहां पर हमने मुसलमानों के लिए काम करना है। उसके बाद जो कहता है 2001 के अंदर ये मुझे कहती हैं आफिया सिद्दीकी के ना, जब 9/11 का इंसिडेंट होता है कि जल्दी हम वापस चले जाते हैं, ये हमें कहीं ईसाई ना बना दें। वो ये शो करा रहे होते हैं बेसिकली कि ये ना डर रही होती हैं जो 9/11 का इंसिडेंट होता है ना, उसकी वजह से कि इनकी इन्वॉल्वमेंट कहीं साबित न हो जाए, वहां से भाग आए। इसके अलावा वो कहते हैं मैंने 2 बार आफिया सिद्दीकी को देखा है। एक बार तो मैंने देखा है जब ये ट्रैफिक जैम के अंदर फंसी होती हैं। सेकेंडली वो देखते हैं कि
एयरपोर्ट के ऊपर वो आफिया सिद्दीकी को ना जब वो जा रही होती हैं तो वहां पर वो उनको देखते हैं। ये एक उनका एक दावा है दोस्तों। ये तो हमें वीडियोस वगैरह तो कुछ नहीं इसके बारे में मिलेंगे, अलबत्ता वो इनके अंकल होते हैं आफिया सिद्दीकी, जो ये जो स्टोरी सुना रहे हैं ना, इसका जो वो प्रूफ पेश करते हैं कि 2008 के अंदर इनके अंकल को मिलने आती हैं आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी जब उनसे मिलती हैं तो वो कहती हैं कि इतने साल मुझे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुख्तलिफ जेलों में रखा जाता है, मुझे भी नहीं पता। आफिया सिद्दीकी अपने अंकल को कह रही होती हैं, तो अब इन्होंने ना मुझे छोड़ा है और मेरे जिम्मे एक काम लगाया, एक टास्क दे रखा है कि जो जो भी पाकिस्तान के अंदर अलकायदा के लोग हैं उनको पकड़वाने में मदद करो, उनके लिंक्स को ख़त्म करवाने में हमारे साथ मदद करो। तो काइंडली, मुझे अभी भी डर लग रहा है, आप ना मुझे भेज दें अफगानिस्तान तालिबान के पास। अपने चचा को वो कह रही होती हैं। दोस्तों ये सबूत मिलता है, इसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे आगे जाके। लेकिन दूसरी साइड का जो प्रूफ मिलता है पाकिस्तानियों की तरफ से, युवोन रिडली, ये एक बहुत बड़ी इस्लामिस्ट हैं जो पहले तो दूसरे मजहब में होती हैं और बाद के अंदर ना वो इस्लाम एक्सेप्ट करती हैं। तो जैसे वो इस्लाम एक्सेप्ट करती हैं तो वो मुसलमान जहां जहां दुनिया में जेलों में फंसे होते हैं ना, तो उसका ये काम होता है कि वो उनकी हकीकत दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। तो वो आफिया सिद्दीकी के लिए भी इन्वेस्टिगेशन करती हैं दोस्तों। वो दावा करती हैं कि बगराम जेल के अंदर थी हैं, तकरीबन 2003 से 2008 तक ये किडनैप ही हुई थी और ये बगराम जेल के अंदर थी। वो अपने तरफ से वो 100% श्योर करती हैं और वो दावा करती हैं। वो कहती हैं 2005 के अंदर उन्होंने कुछ कैदियों से इंटरव्यूज लिए जो बगराम जेल के अंदर थे ना, उनसे उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह भी लिए थे। तो ये कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं। اینجا این بعدم تو این اواخر وقت از زندان آزاد شدم، یک کسی به نام عافیه صدیقی از پاکستانه. देखें ये जो दावा करती है ना कि 2005 के अंदर जब आफिया सिद्दीकी पर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद होता था बगराम जेल के अंदर, तो बगराम जेल के जो दूसरे मर्द कैदी थे ना, वो तकरीबन 6 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे, इस वजह से कि जब तक आप लोग इस आफिया सिद्दीकी ये जो औरत है इसको आप लोग नहीं छोड़ोगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये दोस्तों दोनों साइडों के सबूत आप लोगों के सामने है। खैर, तो दोस्तों अब कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखें 2008 के अंदर ये पकड़ी जाती है, एक बच्चा भी साथ होता है, इसके पास बॉम्ब्स वगैरह भी मिलते हैं, फ्यूचर अटैक्स प्लानिंग कर रही होती है और बॉम्ब बनाने के तरीके वगैरह जो मैंने पहले बताया वो सारा कुछ इनके पास से मिल जाता है दोस्तों। एक बच्चा भी होता है इनके साथ जो खुदकश हमले के लिए तैयार कर रखा होता है। आफिया सिद्दीकी खुद भी खुदकश हमले के लिए तैयार होती हैं। Questions unanswered. This is Siddiqui just after being arrested in Ghazni, Afghanistan, just before the shooting took place in 2008. तो ये पकड़ी जाती हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो मेन इल्ज़ाम लगता है जिसकी वजह से इनको इतनी बड़ी सज़ा दे रखी है दोस्तों, तो जो इल्ज़ाम लगता है ना कि इन्होंने 86 साल की जो सज़ा जिस वजह से मिली है, लेकिन जब इनसे ये सारा बॉम्ब बनाने के तरीके, हथियार, ये सारा कुछ जब इनसे मिल जाता है कि अटैक कहाँ पर करने हैं, पूरे इनके पास जो प्लान है वो सारा पकड़ा जाता है। तो अफगान अथॉरिटीज़ के पास ये कैद होती हैं। जब अमेरिकन एजेंसीज वाले फिर आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोस्तों, जैसे वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं ना, तो आफिया सिद्दीकी जो कहानी इन्होंने बना रखी है कि पर्दे के पीछे, पीले पर्दे के पीछे ना छुपी खड़ी होती है। अमेरिकन ऑफिसर ने ऐसे करके बैठा होता है, उनके पास ना एक हथियार होता है, वो M4 गन, जो बहुत बड़ी गन होती है दोस्तों, वो उनके पास ना वो ऐसे उसने रखी होती है जैसे एक कोई बैठा होता है। यहाँ पर भी ना अक्सर पुलिस वाले बैठे होते हैं, गन रख के बैठे होते हैं और उसको ना थोड़ी सी नींद आ जाती है। ये जो कहानी है दोस्तों, नींद आ जाती है तो आफिया सिद्दीकी उसकी गन उठा लेती है। गन उठाते ही वो चलाना शुरू कर देती है, नारे तकबीर, मैं किसी अमेरिकन को नहीं छोड़ने वाली, मैं सबको कत्ल कर दूंगी, मैं इस्लाम को ही फैलाऊंगी, मैं सारे गैर मुस्लिम को ख़त्म कर दूंगी। ऐसे करके वो नारे जो वो बताते हैं तो वो लगाती हैं और वो फायरिंग शुरू कर देती हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ तो यहाँ पर ये हो जाती है ना दोस्तों कि गोली किसी एक को भी नहीं लगती। गोली जो लगती है वो आफिया सिद्दीकी के पेट पर ही लगती है आके दोस्तों। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है पूरी कहानी के अंदर। तो दोस्तों खैर ये जी पकड़ी जाती हैं इस वजह से। फिर इनको बगराम हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। जब वहाँ पर ये ले जाए जाती हैं, वहाँ पर इनका इलाज वगैरह होता है, उसके बाद इनको अमेरिकन जेल के अंदर ले जाया जाता है। वहाँ पर इनका केस चलता है दोस्तों। वहाँ पर हम पाकिस्तानियों ने भी इनकी मदद करी थी। $2 मिलियन जो है ना, हमने अमेरिकन अथॉरिटीज़ को दिए थे। वहाँ पर हमने वकील वगैरह रख कर दिए और हमने मदद करने की कोशिश करी। पाकिस्तानियों ने फुल मदद करने की कोशिश करी थी दोस्तों, लेकिन हम लोग कमज़ोर हैं दोस्तों। हम लोग वैसे हेल्प कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा जो मुराल है ना, हम उनसे कर्जे ले लेकर नीचे दबे पड़े। हम किसी चीज़ से भी उनसे डिमांड कुछ कर ही नहीं सकते। इंडिया की एक औरत कत्ल करते हुए दोस्तों पकड़ी गई थी। उन्होंने तो सामने किया था, तो इंडिया ने उनसे वो औरत ली थी दोस्तों। तो ये पाकिस्तान तो खैर ऐसा नहीं कर सकता दोस्तों। तो इनका केस चलता रहता है दोस्तों 3-4 साल। जब वो अदालत लगती, जैसे ही आफिया सिद्दीकी कहती मैं नहीं किसी अदालत को मानती, ये जो जज है ये भी जो मैं नहीं इसको नहीं मान रही, इन वकीलों को भी नहीं मानती, ये सारे यहूदी हैं, यहूदी कभी मुसलमानों के साथी हो ही नहीं सकते। तो ऐसे करके ना दोस्तों ये सारे इल्ज़ामात वो लगाती रहती हैं और केस लंबा से लंबा होता जाता है।
देखें बिलाकर 23 सितंबर 2010 को इनको 86 साल की सजा दे दी जाती है और ये इस वक्त एफएमसी फेडरल मेडिकल सेंट्रल कॉर्सवेल प्रिजन के अंदर है, जिसमें जो मेंटली सही नहीं ना होते लोग वो उस जेल में जाते हैं, जो बहुत इनफेमस जेल है दोस्तों, जहां पर बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये जो 86 साल की सजा हुई है ना आफिया सिद्दीकी को, इसकी सबसे अहम वजह जो है ना वो है कि इसने जो फौजियों पर, अहलकारों पर, अमेरिकन के ऊपर जो इसने हमला करने की कोशिश करी होती है ना, जस्ट इसकी वजह से इनको ये 86 साल की सजा दी गई है। देखें इसके अंदर वो कुछ भी इल्जाम शामिल नहीं है कि जो उसामा बिन लादेन के साथ ही मिलकर काम करती हैं, 9/11 के अटैक्स में शामिल होती हैं, अम्मार अल बलूची से ये शादी करती हैं, इसके अंदर ये कुछ भी शामिल नहीं। इनको जस्ट जो सजा दी गई है ना, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ बार बार दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से दी गई है, वो कि इसने अमेरिकन अहलकारों पर हमला किया दोस्तों। अब थोड़ी सी अपनी साइड की बात करते हैं कि जो भी इल्जाम लगे थे इनके ऊपर रिसेंटली, क्या वो करेक्ट थे, क्या उनमें कोई गलतियां तो नहीं है दोस्तों। चलें अब उन पर बात करते हैं, थोड़ा सा उनका पोस्टमार्टम करते हैं। देखें जो सबसे पहला इन पर जो इल्जाम लगा था ना कि इसने $10,000 की शॉपिंग करी है, जब उस वक्त तक 10,000 की शॉपिंग से पहले तक तो इनको कंसिडर नहीं किया जा रहा था दहशतगर्द। वैसे इनकी नजरों में तो आफिया सिद्दीकी पहले ही आ चुकी थी, लेकिन वो जो $10,000 की शॉपिंग करती हैं, अगर आप कॉमन सेंस यूज कर लें दोस्तों, क्या कोई $10,000 की शॉपिंग करेगा ये जो हथियार खरीदने या ऐसी कुछ 2 नंबर चीजें, ये जो इलीगल चीजें हैं दोस्तों, वो क्या ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदेगा? कोई ये हथियार बनाने के तरीके, हथियार कैसे बनाने हैं, गुरिल्ला वार टैक्टिक्स, ये सारी चीजें क्या कोई ऑनलाइन खरीदेगा दोस्तों? एक बात अगर हम कॉमन सेंस यूज करके देख लें, ये तो हिडन तरीका ढूंढेंगे ना हम। कोई अगर हमने भी कोई चीज खरीदनी है ना, यहाँ पर कोई छोटे से छोटा हथियार ही लेना हो, वो भी वहां से खरीदते हैं जहां से किसी को पता ही ना चले। इन्होंने भाई $10,000 की, उनके मुताबिक, ये जो अमेरिकन एजेंसीज के मुताबिक, तो उन्होंने $10,000 की खरीदारी कर ली, तो ये कॉमन सेंस ही नहीं मानते दोस्तों। देखिए दूसरा इन पर जो ब्लेम लगता है, इन्होंने जो सेकंड मैरिज करी होती है ना अम्मार अल बलूची से, वो बिल्कुल साबित नहीं होती। वो जो अम्मार अल बलूची वो खुद कहते हैं कि मैंने ये शादी नहीं करी। तीसरा जो इल्जाम दोस्तों, अमजद खान जो इनके हस्बैंड है, वो इल्जाम पे इल्जाम लगाते जा रहे थे इनके ऊपर, तो वो छूट कैसे गए? हमारा क्वेश्चन है कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, इस वजह से छोड़ा जाता है कि तूने ना इनके खिलाफ बयान देने आफिया सिद्दीकी के खिलाफ, तो इसलिए उनको छोड़ा जाता है। जब इन्वेस्टिगेशन करी जाती है ना, देखें अगला जो आफिया सिद्दीकी पर इल्जाम है कि आफिया सिद्दीकी इनके अंकल शमसुल हसन फरूकी से जो इनकी मुलाकात हुई थी, तो वो इनके ऊपर इल्जाम है कि जहां पर ये उनसे मिली थी, और ये प्रूफ हो रहा है कि वो ना आज़ाद फिर रही होती है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है दोस्तों, वो खुद शमसुल हसन फरूकी जो इनके अंकल मामू, जो भी अंकल वैसे लिखा हुआ है वहां पर, मामू भी लिखा हुआ है अक्सर जगह पर, वो खुद क्लियर कर चुके हैं कि मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। ये सब एक झूठ पता नहीं कैसे गढ़ दिया इन लोगों ने, तो मुझे तो कह रहा कोई समझ नहीं आ रही इनके इस झूठ के पीछे की, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। देखें जो अब सबसे बड़े इल्जाम पर बात करते हैं, जो खालिद शेख मोहम्मद है, 9/11 के इंसिडेंट के जो मास्टरमाइंड है, वो क्यों आफिया सिद्दीकी का नाम लेते हैं दोस्तों? ये तो वाकई सीरियस बात है ना। वो उन्होंने आफिया सिद्दीकी का नाम क्यों लिया? उन्होंने इसलिए लिया दोस्तों, इन्होंने 30 दिन के अंदर 180 बार वाटर बोर्डिंग की सजा दी थी उनको। ये तफ्तीश का ना एक तरीका है दोस्तों, जो CIA और FBI जो अमेरिकन एजेंसी है ना, वो इस ट्रिक को यूज करती हैं बहुत से मुजरमों को सजा देने के लिए, उनको टॉर्चर करने के लिए और उनसे जुर्मों को मनवाने के लिए वो इस सजा का यूज करते हैं। इस सजा के अंदर होता है कि कपड़े को मुंह के ऊपर देते हैं, उसके ऊपर पानी फेंकते हैं बहुत सारा, जिससे मौत का एहसास होता है। ये बहुत खतरनाक सजाओं के अंदर शामिल होता है दोस्तों। ये सजा उनको 30 दिन में 180 बार दी गई थी। तो इस टॉर्चर की वजह से वो आफिया सिद्दीकी, वो जो मुजरिम होता है ना दोस्तों, वो उस सजा से बचने के लिए कुछ भी बोल सकता है। तो पूरी दुनिया के हर मुल्क में, किसी भी मुल्क को उठा लें, किसी मुल्क के कानून में ये नहीं होगा कि इस तरीके से सजा से कोई भी अगर स्टेटमेंट देता है मुजरिम, तो उसको दोस्तों कोई ना क्लियर नहीं कर सकता दोस्तों। उसको ये नहीं कह सकते कि ये सच है, वो झूठ ही कंसीडर होगी, उसको कोई ऑथेंटिक नहीं कह सकता। तो ये तो ऑथेंटिक ही नहीं, उनको तो इतनी ज्यादा सजाएं दी गई हैं, इतनी, वो भी खतरनाक। उन्होंने तो किसी का मैं नाम लेना, तो यहाँ से जो नाम लिया ना दोस्तों, वो भी झूठा साबित हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो दोनों के सबूत हमने देखे थे, अमेरिकन के भी और पाकिस्तानियों के भी, तो अगर हम क्लियर कट देखें ना, तो पाकिस्तानियों के सबूत, वीडियोस जो हमने दिखाई हैं आप लोगों को, जो वो बताते हैं, वो तो क्लियर कट लग रहा है कि आफिया सिद्दीकी सच्ची हैं। वो बगराम जेल के अंदर थी, तो इनकी जो कहानी है वो तो दोस्तों वैसे ही झूठी साबित हो चुकी है। जो इनके चचा हैं शमसुल हसन फरूकी, वो वैसे ही क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग क्लियर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन 2008 में जो मेन इंसिडेंट होता है कि ये गन उठाती हैं और ये फौजियों के ऊपर तान देती हैं और कहती हैं अल्लाह अकबर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तो क्या उनको किसी को गोली नहीं लगनी चाहिए थी? अगर आप कॉमन सेंस यूज कर लें दोस्तों, तो वहां पर किसी को लग सकती थी ना। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है, ये केस हम पहले भी बात कर चुके हैं इतनी, तो
इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जब होती है ना दोस्तों, तो इंटरेस्टिंगली वो सब जो लोग भी उस कमरे के अंदर शामिल होते हैं ना, उस इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर, उन सब की स्टेटमेंट्स अलग होती हैं। वो साबित हो ही नहीं सकता। वैसे कॉमन सेंस भी नहीं मानती दोस्तों एक औरत, और वो इतने लोगों पर गन भी अगर मान लो चला दे, वो चला ही नहीं सकती, वो भारी इतनी है। उसके अलावा दोस्तों वो जो गन होती है ना, वो फिंगर प्रिंटेड होती है। जैसे वो जिस ऑफिसर की गन थी, उसका अगर थंब का निशान लगेगा ना उस गन के ऊपर, तो ही वो गन चल सकती है, अदरवाइज वो गन चल ही नहीं सकती। तो आफिया सिद्दीकी का थंब कैसे लग गया उसके ऊपर। और उसके अलावा जो इसके ऊपर जो रिसर्च करी उन्होंने और इस पर इन्वेस्टिगेशन करी, तो देखें उस गन से कोई गोली निकली ही नहीं हुई। तो ये बिल्कुल एक झूठ केस है। तो सबसे अहम जो हमारे जहन को दोस्तों जिसने परेशान कर रखा है, जो सबसे अहम क्वेश्चन है, वो ये है कि ये जो इतने साल की जो इनको सजा दी है, जिसकी बिना पर दी है कि 86 साल की इन्होंने जस्ट पुलिस वालों को मारने की कोशिश करी है, जो पीछे से इतनी कहानियां करते आ रही हैं कि 9/11 के इंसिडेंट में भी शामिल होती हैं, उसके अलावा जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ होती हैं वो सब जो है दहशतगर्द हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज तो यह है दोस्तों, वो कोई शामिल ही नहीं हुई। जो तफ्तीश वगैरह हुई है आफिया सिद्दीकी से, जिस बिना पर इनको सजा वगैरह दी गई है, तो उसमें तो ये कुछ भी नहीं शामिल कि अलकायदा मोम जो इनको पुकारा जाता है, हर टीवी हेडलाइंस के ऊपर इनका आफिया सिद्दीकी अलकायदा मोम के नाम से हेडलाइंस चलती हैं, तो वो तो उन्होंने किया ही नहीं दोस्तों। उनकी सजा देते, सीधी बात करते कि भाई इसने फलां फलां जगह पर हमले करवाए, और जब ये पकड़ी गई थी इनके पास हथियार भी मिले थे, फ्यूचर अटैक्स, तो वो सीधी बात करते। तो इन्होंने वो जस्ट वो एक झूठी कहानी के ऊपर पूरा केस क्यों घुमाया। इन्होंने जो आफिया सिद्दीकी को बगराम जेल के अंदर रखा ना, वहां पर उन्हें पता चल गया था ये बिल्कुल बेकसूर है। तो वहां पर ये सारी इन्होंने कहानी बनाई, और ये जो पीछे जो इतनी सारी कहानियां कराई थी उनको डिले करवा दिया। अगर वो सही तरीके से, जैसे पाकिस्तानी सपोर्ट करते, वहां पर जाकर सही तरीके से केस लड़ते, तो उन्होंने हार जाना था। तो इस वजह से उन्होंने ये वाली केस की ना जो है ना स्टोरी सारी बना दी, कहानी कि इसने अमेरिकन फौजियों पर हमले कर दिए। तो दोस्तों ये थी टोटल कहानी। ये आप लोगों के सामने दोनों साइडें रख दी हैं। अब आप लोगों ने खुद फैसला कर लेना है कि ये अमेरिकन सच्चे हैं या पाकिस्तानी सच्चे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है कि पूरी आफिया सिद्दीकी होती तो एक नॉर्मल डॉक्टर है ना, वो ये तो नहीं कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली ही डॉक्टर होती हैं या अकेली ही इतनी बड़ी रिसर्चर होती हैं। तो इनके लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी कहानी क्यों बनाई, जो मैंने आप लोगों को बताया इतनी देर से, जो इतनी बड़ी वीडियो मैंने बनाई है कि अमेरिकन ने ये सारी झूठी है, वो हमने प्रूफ भी कर दिया कि ये जो सारी कहानी है ना, ये झूठी कहानी है। ये जो झूठी कहानी बनाकर इनको दहशतगर्द साबित किया जाता है, वो तो एक नॉर्मल डॉक्टर होती हैं, तो उसके लिए इतना कुछ क्यों करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत अहम है दोस्तों। देखिए 9/11 का इंसिडेंट होता है ना, तो पूरी दुनिया के मुसलमान मुतासिर होते हैं, खासतौर पर अमेरिकन। तो वहां पर आफिया सिद्दीकी ने रिसर्च सेंटर्स खोल रखे होते हैं। तो उनका काम यह होता है कि वो इस्लाम और साइंस दोनों को एक तरीके से आप लोगों को पेश करना चाहती थी। वो ये तालीमी सिस्टम बनाना भी चाहती थी और पाकिस्तान के अंदर लेकर आना चाहती थी। वो एक ऐसा सिस्टम पर काम कर रही थी जो ये कहते हैं ना बायोलॉजिकल बॉम्ब, वो बना रही थी। तो वो यही बॉम्ब था दोस्तों, वो एक तालीमी सिस्टम था। ये फौजिया सिद्दीकी जो आफिया सिद्दीकी की बहन है, वो ये क्लियर करती हैं कि इनका इस्लाम को लेकर जो एक काम कर रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो उस चीज से अमेरिकन बिल्कुल नाखुश थे। 9/11 का इंसिडेंट होता है उसके बाद, तो और वो उनका वाजे हो जाता है कि ये जो आफिया सिद्दीकी जो काम कर रही हैं, ये तो मुसलमानों को यहाँ पर प्रमोट कर रही हैं। तो मुसलमानों को तो आप लोगों को पता है कि वो दाढ़ी से ही चिढ़ने लग गए थे। तो इसलिए उन्होंने शायद ये कहानी बनाई हो कि ये जो आफिया सिद्दीकी, इसको उन्होंने कहा हो कि इसको किसी भी तरीके से ना इस्लाम को यहाँ नहीं फैलने देना, ना इस्लाम की कोई बालादस्ती होनी चाहिए यहाँ पर, ना इस्लाम प्रमोट होना चाहिए। किसी भी तरीके से इस्लाम को खत्म करना चाहते थे। और आफिया सिद्दीकी तो इस्लाम को फैला रही थी। वो मैंने पीछे इसलिए इतनी बड़ी कहानी सुनाई कि बोस्निया के लिए वो जब से अमेरिका के अंदर पढ़ने गई होती हैं, तो वो मुसलमानों के लिए आवाजें उठा रही होती हैं। और तो वो आफिया सिद्दीकी को फ्यूचर में अपने लिए खतरा समझते हैं, इसलिए उन्होंने इसको दहशतगर्द साबित किया, इतनी बड़ी कहानी बनाई और इसको खत्म कर दिया दोस्तों। तो ये एक रीजन हो सकती है। अमेरिकन इसलिए इसको इतना बड़ा खतरा समझ रहे थे कि मान लो आप लोगों ने जेनेटिक्स पढ़नी है, जो आफिया सिद्दीकी ने पढ़ी है, तो कुरान में जो जेनेटिक्स के लिए आयात उतरी होंगी ना, तो वो उनको और साइंसी अलूम जो भी है, उन दोनों को मिक्सर करके आप लोगों को वो दे देंगी, ताकि आसानी से समझ आ जाए। और इससे होगा क्या, आप लोगों को कुरान भी समझ आएगा और साइंस भी। असल तरीका जो कुरान को समझने का है ना, कुरान को पढ़ने का दोस्तों, वो तरीका आफिया सिद्दीकी प्रमोट कर रही होती है, वो तरीका वो बना रही होती है, जिसके लिए वो बहुत से थीसिस भी लिखती हैं। और इसकी गवाही जो देती हैं वो फौजिया सिद्दीकी देती हैं। फौजिया सिद्दीकी खुद कहती हैं कि उन्होंने इस्लाम के लिए ये वाला काम करी होती है, जिसकी वजह से अमेरिकन इनको बहुत बड़ा खतरा समझ रहे होते हैं। दोस्तों ये एक रीजन हो सकती है, जो कि मुझे तकरीबन 80% यही वजह लगती है। आप लोगों को क्या लगती है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं।